अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम आएंगे सेकेंड टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास चार है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इन चार मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चार फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं जो हमारे पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे प्रोटीन की तरफ कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म एंड दीज आर बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटीन का यूनिट अमाइनो एसिड है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। सेकंड हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लिपिड्स की तरफ। लिपिड्स क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक टाइप है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिस्कस किया। अब हम आएंगे लिपिड्स की तरफ। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप में से एक कंपाउंड है और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि पानी में हल नहीं होता, पानी से डरने वाला कंपाउंड है जिनको हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। लिपिड्स रिसीव एनर्जी का काम करते हैं। खुराक खाते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिसीव करना किसका काम है? लिपिड्स का काम है, यानी कि इंसुलेट का काम करते हैं। ठीक है, हमें हीट एनर्जी से बचाने का काम लिपिड करते हैं। अब हम आएंगे न्यूक्लिक एसिड की तरफ। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए एंड आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए एंड आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। डीएनए क्या काम करता है और आरएनए क्या काम करता है। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए मोस्ट असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डीएनए एंड आरएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनका बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया था प्रोटीन का यूनिट, हमारे पास प्रोटीन का बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड और डीएनए एंड आरएनए का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी एक्टिविटीज़ की तरफ कि डीएनए क्या काम करता है और आरएनए क्या काम करता है। डीएनए की लोकेशन क्या है, आरएनए की लोकेशन क्या है? डीएनए क्रोमोसोम से मौजूद होते हैं और सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आरएनए की तरफ। आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है और आगे पहुंचाता है कौन? आरएनए। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी आरएनए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये है हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है और कंडेंसेशन क्या है? ठीक है, कंडेंसेशन, द स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हेन जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल और पॉलीमर, यानी कि छोटे वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए तो हम उसको कंडेंसेशन का नाम देते हैं। और हाइड्रोलिसिस एग्जैक्ट कंडेंसेशन का उलट है। कंडेंसेशन की मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कंडेंसेशन में है, देखिए मैंने कहा कंडेंसेशन में वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि एक मोनोमर है और दूसरा मोनोमर है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उसको मोनोमर कहते हैं, क्योंकि मोनो मीन्स 1 और पोली मीन्स 1 से ज़्यादा। तो एक मोनोमर है और दूसरा मोनोमर है, ये आपस में जुड़ेंगे तब जब हम इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? ये मोनोमर अलग है और ये मोनोमर अलग है, दोनों आपस में अलग अलग है, इनके बीच में फासला है। तो अब हम इसको जोड़ने के लिए क्या काम करेंगे? यानी कंडेंसेशन जब होगा तो इसमें से हम वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे, यानी कि इस मोनोमर से हम OH लेंगे और नेक्स्ट मोनोमर से हम H लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? H2O, यानी वाटर का मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया बाहर।
डिहाइड्रेशन हो गई, यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जिसे कहते हैं, वाटर की मॉलिक्यूल को हमने निकाला तो ये मोनोमर आपस में मिल गए, तो ये क्या हुआ, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये आपस में मिल गए, यानी कि दो मोनोमर से एक पॉलीमर बन गया। देखिए जब मैंने यहाँ से OH लिया और इस मोनोमर से मैंने H लिया तो मैंने इनको बाहर निकाला, वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने बाहर निकाला, तो अब ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में मिल गए। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम मोनोमर नहीं कहेंगे, इसको हम पॉलीमर कहेंगे, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स है, एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर साथ में मिल गए तो ये क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। अब यहाँ क्या कौन सा अमल हुआ, कंडेंसेशन हुआ। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल इसका उलट है। हाइड्रोलिसिस में क्या है कि ये ऑलरेडी दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, पॉलीमर है, मोनोमर नहीं है, ये पॉलीमर है, यानी कि इनके दरमियान में देखें ये बॉन्ड बना हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, पहले से पानी का मॉलिक्यूल है जुड़ा हुआ है, यानी कि पॉलीमर मॉलिक्यूल है। तो अब हम इसको मोनोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, पानी का जो मॉलिक्यूल है उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, देखें इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब हम पानी के मॉलिक्यूल को बीच में ऐड करेंगे, इस एडिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड किया तो ये क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस का अमल यहाँ पे हुआ, तो दोनों मोनोमर जब आपस में अलग अलग हो गए तो ये क्या हुआ, पॉलीमर से मोनोमर बन गया, यानी कि हमने आसान सी बात है, हाइड्रोलिसिस में हम पॉलीमर को मोनोमर बनाते हैं, यानी कि पानी का एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम तोड़ते हैं, उसमें पानी का मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे तो दोनों मोनोमर आपस में अलग हो गए। और कंडेंसेशन में क्या हुआ, ये दोनों आपस में अलग है, हम इनको जोड़ेंगे, यानी कि इनसे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में जुड़ गए। यहाँ क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। ये देखें कंडेंसेशन में मैं पेन से वाज़ेह करूंगी कि ये पानी का मॉलिक्यूल है ना, ये मैंने बाहर निकाला, यहाँ से OH लिया, इस मोनोमर से मैंने OH लिया और इस मोनोमर से मैंने H लिया, तो इनको मैंने जब बाहर निकाला, यहाँ पे ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो अब ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में जुड़ गए, यानी कि इनके बीच में एक सीधा बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड की वजह से हम इसको सिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन हम इसको इसलिए बोलेंगे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाला, डी मीन्स निकल जाना, हाइड्रेशन मीन्स वाटर का निकल जाना, यानी कि हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाला, यानी कि डिहाइड्रेशन हुआ। और सिंथेसिस हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। बॉन्ड बनने के बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये पहले मोनोमर थे ना, जब जुड़ने के बाद यानी कि हाइड्रोजन जब मैंने पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में जुड़ गए, तो अब ये मोनोमर से पॉलीमर बन गया, यानी कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं मोनोमर से पॉलीमर बन जाते हैं, तो इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इनका हाई हो गया। और हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ कि हाइड्रोलिसिस में हम इसको हाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, यानी कि हम इसमें डिहाइड्रेशन हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेशन इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाला। और हाइड्रोलिसिस में हम इसको हाइड्रेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम पानी को ऐड करेंगे, यानी कि दो मोनोमर आपस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पॉलीमर है, इसको हम मोनोमर बनाने के लिए यानी इसको अलग करने के लिए पानी का मॉलिक्यूल हम बीच में ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल बीच में ऐड होगा, हाइड्रेशन सिंथेसिस बोलेंगे। और सिंथेसिस हम इसको इसलिए बोलेंगे इस बॉन्ड की वजह से, इसके बीच में एक बॉन्ड है, इसको हम सिंथेसिस इसलिए बोलेंगे। हाइड्रेशन में यही सिंपल सी बात है कि पानी का मॉलिक्यूल हमने बीच में ऐड किया, इसको हम हाइड्रेशन कहेंगे। और डिहाइड्रेशन में पानी का मॉलिक्यूल हमने रिमूव किया, तो इसलिए हम इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस में हाइड्रेशन सिंथेसिस है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डाइमर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर यानी कि ये दोनों आपस में सेपरेट है, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल हमने अभी तक जब हम पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो ये दोनों आपस में मिल गए, तो इसको हम डाइमर भी बोलेंगे, यानी कि एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर आपस में मिल गए तो ये दो हो गया, दो का मतलब डाई का मतलब दो है, यानी कि यहाँ पे इसको हम डाइमर बोलेंगे, अब मोनोमर इसको नहीं कह सकते, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी डाइमर है, यानी कि दो पानी के मॉलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस में दो पानी के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे डाइमर है, अब इसको हम डाइमर से मोनोमर बनाएंगे, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल जब हमने ऐड किया तो ये मोनोमर उस साइड गया और ये मोनोमर इस साइड आया, तो ये आपस में ये बॉन्ड टूट गया, इसलिए हम इसको अभी ये डाइमर है, इसके लिए फिर हम इनको मोनोमर बोलेंगे, क्योंकि ये डाइमर से मोनोमर बन जाएगा जब हम पानी के मॉलिक्यूल को बीच में ऐड करेंगे, इस मोनोमर को अलग करेंगे और इस मोनोमर को अलग करेंगे, तो ये पॉलीमर से
मोनोमर बन गया, ठीक है, यानी कि डायमर से मोनोमर बन गया और यहाँ मोनोमर से डायमर बन गया, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल ऑलरेडी बीच में ऐड है, यानी कि इसका हम OH लेंगे इस मोनोमर का और इस मोनोमर का हम H लेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाला तो ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में जुड़ गए, तो हम इसको मोनोमर नहीं कह सकते, हम इसको डायमर बोलेंगे, क्योंकि दोनों मोनोमर आपस में मिल गए, क्या हो गया, मोनो से डाई बन गया, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, इनके बीच में एक बॉन्ड बना, तो इसलिए अब हम इसको डायमर बोलेंगे। और एक ख़ास बात आपने जहन में रखनी है कि कंडेंसेशन का अमल तब होगा जब तक हमारे पास इसके लिए एक मखसूस एंजाइम ना हो, यानी कि हर चीज़ को तोड़ने के लिए एक मखसूस एंजाइम की ज़रूरत होती है। जैसे लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम को हम लेते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए हम न्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। इसी तरह कंडेंसेशन के अमल के दौरान भी किसी ख़ास मखसूस एंजाइम जब हमारे पास मौजूद होंगे, खास मखसूस एंजाइम जब मौजूद होंगे तो तब कंडेंसेशन का अमल होगा। और हाइड्रोलिसिस की भी बात यही है कि हाइड्रोलिसिस का अमल तब होगा जब हमारे पास एक खास मखसूस एंजाइम मौजूद होगा, तब पानी का मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, यानी कि उस एंजाइम की मदद से हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, यानी कि पॉलीमर से मोनोमर बन जाएगा। और यहाँ भी जब तक हमारे पास मखसूस एंजाइम नहीं है, ये मोनोमर से डायमर नहीं बनेगा, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं। जब एंजाइम हमारे पास होंगे तब कंडेंसेशन होगा, और जब एंजाइम हमारे पास मौजूद होंगे, मखसूस एंजाइम इसके लिए होते हैं, तो तब हाइड्रोलिसिस का अमल होगा। चलिए जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो गए, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस का भी टॉपिक पूरा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। स्टे विद अस।